अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं, सबसे पहले बच्चियाँ हैं यहाँ पे, ये क्या है बेटा? सब लोग एक साथ आंसर देंगे प्लीज। फ्लावर है, फूल है, ठीक है। ये गुलाब का फूल है, रेड वाला। ओके, तो ये आज यहाँ पे है, स्टेज पे है और माशाल्लाह इतने मुबारक जगह पे है। सो इसके पास यहाँ पे आने के लिए ना कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब ये खुद के पैरों से चल के आया क्या? नहीं आया। कैसे आया यहाँ पे? हमने लेके आया, हम में से किसी ने लेके आया इसको, है ना? लेकिन बेटा ये दुनिया में जो है ना, प्लांट्स के पास और जानवरों के पास कभी खुद कुछ काम करने के लिए ना ऑप्शन नहीं होता है। जैसे आप उनको ऑपरेट करते हैं, जैसे आप उनको चलाते हैं, वो वैसे चलते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो इंसान है ना, ये सिर्फ इंसानों की क्वालिटी होती है, द पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी सोचने समझने की सलाहियत और उसके अनुसार काम करने की जो ताकत अल्लाह ताला ने दी है, वो सिर्फ इंसानों को दी है। तो हमेशा आप लोगों के पास चॉइस रहेगी दो चीजें चुनने की, हमेशा दो चीजें चुनने की, या तो अच्छा या तो बुरा। तो मैं आप सभी जो छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, उन सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक गुजारिश करना चाहूँगा कि हमेशा अपने लिए अच्छा चुनें। क्या चुनेंगे? क्या चुनेंगे बेटे? वेरी गुड। और आप सब लोग बहुत बेहतरीन हैं, जन्नत के फ्लावर्स हैं, और मैं दुआ करूंगा कि आप सब लोग अपने लाइफ में बहुत सक्सेस हासिल करें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बच्चों से बात करने के लिए नहीं आया हूँ। जुल्फिकार साहब और उनकी जो फाउंडेशन है और यहाँ पे जो डिग्निटीज बैठी है स्टेज पे, मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिसकी बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, मुझे घुमा फिरा के बातें करने की आदत नहीं है और मैं यहाँ पे भी घुमा फिरा के बातें नहीं करूँगा। तो मैं चाहूँगा जिन लोगों के चश्मे हो, एक मिनट चश्मे उतार लें, अपने पैकेट में रख लें या नीचे रख लें, एक सेकंड की थोड़ा ऊपर में। हाँ, चश्मा उतार लीजिए, एक सेकंड। वेरी गुड, चश्मा उतार लीजिए। हाँ, अब अपने दोनों हाथों को ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए दोनों हाथों को सामने। वेरी गुड। हाँ, ऐसे कर लिया? हाँ जी, ठीक है। अभी दोनों हाथों को ना ऐसे करीब लेके आइए और ऐसे ऐसे कीजिए, हाथों में गर्मी पैदा होना चाहिए। वेरी गुड, सब लोग करेंगे, जिनका चश्मा नहीं है वो भी कीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, जोरदार तरीके से। और अब अपने चेहरे को इस तरीके से घुमाइए कि आपको लगना चाहिए कि आप फ्रेश है, आपको नींद जो आ रही थी वो अब नहीं आ रही थी। फीलिंग बेटर? अच्छा लग रहा है अभी? यस। और जो लोग टेका लेके बैठे हैं ना, बहुत आराम कर लिया हमने जिंदगी में। जुमा के खुतबों में अक्सर मैंने देखा है अपन जगह ढूंढते हैं कि यार दीवार वाली जगह मिल जाए और पिलर वाली जगह मिल जाए, तो टेका छोड़ के सामने आ जाओ, 10-15 मिनट मुझे दे दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। हाँ, जिसके पीठ का ऑपरेशन वगैरह हुआ होगा उनके लिए अलग है, वो लोग बैठ सकते हैं, बुजुर्ग लोग बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप जवान हैं तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठिए। वेरी गुड। अभी आपको अलग से एक एहसास हो रहा होगा, एक अलग से तवानाई, एनर्जी आ गई होगी, है ना? सो देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पे हूं ना, मैं सिर्फ दो तरीके की बातें कर सकता हूँ। एक झूठी बातें और मीठी बातें। झूठी रहेगी, सुनने में बहुत स्वीट लगेगी, मीठी लगेगी। दूसरी बात, मैं कड़वी बातें करूंगा मगर वो सच रहेगी। सो आप लोग मुझे बताइए कि आप कौन सी बातों से कंफर्टेबल है? सच सुनना चाहते हैं जो कड़वा रहेगा, या झूठ सुनना चाहते हैं जो मीठा रहेगा? सच सुनना चाहते हैं? थैंक यू सो मच मुझे इस चीज की परमिशन देने के लिए कि मैं आप सब लोगों के सामने सच बोल सकूं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो गार्जियंस लोग हैं ना, वालिदैन, पेरेंट्स जो लोग हैं, ये बात जान के आपको बड़ी हैरानी होगी कि कहीं ना कहीं आप ही अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप सोच रहे होंगे यार ये करियर काउंसलर है, ये जो व्यक्ति है आमिर खान, यहाँ पे आके कैसे बात कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? अब मैं आपको एहसास दिलाता हूँ कि वो सारी गलतियां जो आप हर रोज करते हैं अपने बच्चों के साथ, आपको ये चीज का एहसास भी नहीं होता कि वो चीजें उनके फ्यूचर के लिए कितनी खतरनाक है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे ना, मोमिनपुरा के कॉमन कल्चर है गुटखा खाना, खर्रा खाना है। खर्रा खाना बहुत कॉमन कल्चर है। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जो खर्रा खाते होंगे। अगर आपने नहीं भी बोला तो मेरे आपके दांतों से मुझे एहसास हो जाएगा। स्मोक करना है, सिगरेट, बीड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह शराब तो हमारी कम्युनिटी में नहीं पीते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये दोनों चीजें जो है ना,
ये वैसे भी आपकी सेहत के लिए खतरनाक है और आप नहीं चाहेंगे कि ये लत जो है या तो खर्रे की या तो सिगरेट बीड़ी की आपके बच्चों को लगे। आप में से कोई चाहता है ऐसे हो? चाहते हैं ऐसे कोई? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों के सामने बड़े आराम से पैर पे पैर रख के खर्रा खा रहे होते हैं। आप अपने बच्चे को ये ताकीद करते हैं कि खर्रा खाना गलत बात है, बीड़ी पीना गलत बात है, सिगरेट पीना गलत बात है, और आप उसे 50 रुपए दे के बोलते हैं कि जाओ वो 5 ठेले पे से सिगरेट का पैकेट लेके आओ। ये तो आप उसको उसके दिमाग में डाल रहे हो कि आप कर रहे हो और उसको कह रहे हो कि वो नहीं करना है। ये तो दोगलापन है। बच्चे वो नहीं करते जो आप उन्हें करने के लिए कहते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि बच्चों की साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। जो मासूम से चेहरे बैठे हैं ना आपके सामने, ये वो काम कभी नहीं करेंगे जो आप उनको बोलेंगे कि करना है, कभी नहीं करेंगे। बच्चे वो करते हैं जो वो आपको करते हुए देखते हैं। ये फैक्ट है। अगर आप गाना गाते हैं तो आपके घर में बच्चा गाना गाएगा, अगर आप गाली देते हो तो आपका बच्चा घर में गाली देगा, अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आपका बच्चा नमाज पढ़ेगा आपके पीछे। ये सच्चाई है। लेकिन आप लोग दोगला बिहेव करते हैं उनके साथ। उनको तो कहते हैं कि रात में जल्दी सो जाना चाहिए, खुद मोबाइल लेके बैठे रहेंगे, फिर अगर वो मोबाइल लेके बैठता है तो कहते हैं कि गलत कर रहा है। तो सुबह लेट उठेंगे और उनसे उम्मीद करेंगे कि जल्दी उठ जाए। एक कॉल है, ये हदीस है, मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फजर की नमाज पढ़े तो आपको तहज्जुद में उठना पड़ेगा। तभी वो आपको देख के सीखेगा। जो वो सीख रहा है ना, जो भी वो आज बना है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो होते हैं ना, सबसे पहले जन्नत का फूल होते हैं। वो जब पैदा होते हैं ना, बड़े मासूम होते हैं, और साल 2 साल 4 साल 5 साल बाद हमको ऐसे लगता है कि हमारे घर में जो बच्चा पैदा है वो बड़े खतरनाक है, शरारती है, तूफान है। तो बचपन से पैदा हुआ था तो सबसे वैसा था, सबसे वैसा रहता है बच्चा? नहीं। साइंस कहता है कि 5 साल की उम्र तक किसी भी बच्चे का जो दिमाग होता है उसका 97% हिस्सा बन जाता है। 97% हिस्सा 5 साल की उम्र तक बन जाता है। आपके एक्सपीरियंसेस जो आप उसको दे रहे हैं, आपकी बातें जो आप उसके सामने कर रहे हैं, आपकी हरकतें जो आप उसके सामने कर रहे हैं, आपकी आदतें जो उसको आप दे रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो सीख रहा है। वो कल्चर से सीख रहा है, आपके घर से सीख रहा है, आपके मोहल्ले से सीख रहा है। आप लोगों की कॉमन कंप्लेंट मैंने देखा है कि हमने बच्चों को गोद में, छोटे छोटे 6-6 महीने के, 8 महीने के, साल भर के बच्चे होते हैं, उनको गोद में लेके चौक पे घूमने के लिए लेके जाते हैं, रात के 1-1 बजे तक बैठे रहते हैं। और फिर कल जाके वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिद करता है रात में 12 बजे के बाद बाहर जाने की, तो आप लोगों को बुरा लगता है। लेकिन आपने सोचा कि ये आदत आपने उसको दी, ये आपने उसको दिया, ये आपका गिफ्ट है उसके लिए। मैं इसलिए कह रहा था शुरू में कि आप अपने बच्चों के साथ दुश्मनी वाला व्यवहार करते हैं। आज एक बड़ी कॉमन सी चीज है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि हम अपना जिम्मेदारी से पीछा हटाने के लिए, जिनकी फ्रेश शादी होगी, जिनको बच्चे होंगे अभी या जो बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने देखा होगा अपने बच्चों के साथ, जो छोटे बच्चे पैदा हुए उनके साथ क्या हो रहा है आजकल घर में। अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों को हाथ में मोबाइल दे देते हैं मोबाइल। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सच बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने परमिशन दी है सच बोलने की। आप मोबाइल उसके हाथ में दे देते हैं, जबकि आप का बचपन आप याद कीजिए कि आपके जो दादा दादी, नाना नानी, जो जॉइंट फैमिली का कल्चर हमारे पास था, उसमें कभी ऐसे हुआ कि आपको छोड़ दिया गया अकेले कुछ काम करने के लिए, कि आपके दादी दादा, चाचा, मामा, फूफी, खाला आपको लेके बैठते थे, कहानियां सुनाते थे, जिनों की कहानियां, परियों की कहानियां, राजाओं की कहानियां, शहजादियों की कहानियां सुनी है अपने बचपन में? ये बच्चों को किसी को भी वो कहानी पता नहीं होगी, क्योंकि आपने कभी सुनाई नहीं इनको, क्योंकि आप तो बड़ा महसूस करते हो कि आप बहुत बिजी हो, आपका शेड्यूल बहुत बिजी है। आप जब घर से थक के आते हो ना, आप खुद मोबाइल देखते हो, व्हाट्सएप पे वो अननेसेसरी का डंप देखते हो, वो कचरा देखते हो जो किसी और इंसान ने आपको भेजा है। मुझे एक बार बताओ, वो कामठी रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का मर्डर हो गया, किसी की गाड़ी पंक्चर हो गई, उससे आपको क्या लेना देना है?
वो वहां पे 2 मुंह वाला सांप निकल गया, वो वहां पे इतना गहरा गड्ढा है उसमें से आग निकल रही है, तो वहां पे झगड़ा हो गया। ये चीजें सच में आपके लिए जरूरी है? कभी सर्च करके देखते हैं आप ये चीजें? नहीं, ये वो कचरा होता है जो एक ग्रुप से इंसान उठा के दूसरे ग्रुप में डालता है, ये सोचता है कि उसने बहुत बड़ी जिम्मेदारी अदा कर दी। और आप भी अगर ये करते होंगे ना तो बंद कर दो आज के बाद करना। कचरा मत सेव करो एक दूसरे को, क्योंकि आपके 5 मिनट तो बर्बाद हुए, जिसको आपने भेजा ना वो सब लोगों के 5-5 मिनट आपने बर्बाद कर दिए। गुनाह मिलेगा इसको लोगों के वक्त बर्बाद करने के लिए आप लोगों को। करते होंगे तो बंद कर देना, किसी का कोई फायदा नहीं होने उससे। वो 2 मुंह का सांप राजस्थान में निकला या इधर पहाड़ में पानी निकलना शुरू हो गया, बकवास बातें हैं सब। सही काम करो यार, जो सच में करना जरूरी है हमारी सोसाइटी के लिए। मोबाइल का जो एडिक्शन आपने अपने बच्चों को दिया है ना, ये जहर की तरह उनके दिमागों में फैल रहा है। मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है, वो अपने आप को रोबोट समझते हैं, वो मशीन समझते हैं अपने आप को। बहुत सारे लोग सुपर हीरो समझते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि भीम का लड्डू खाने से ताकत आती है। सच है ना? है ना सच? आप भी उसको बोलते हो कि देखो भीम तो खाना खा के ताकतवर बन गया, आप नहीं खाओगे तो आपको ताकत नहीं आएगी। यानी आपने उसका आइडियल भीम बना दिया, वो भी छोटा भीम जो एक कैरेक्टर है सिर्फ कार्टून का। मोबाइल का एक एल्गोरिथम होता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब का एक एल्गोरिथम होता है कि आपने जो वीडियो देखी ना उसी तरीके की वीडियो वो अगली आपको दिखाता है। ये एल्गोरिथम काम करता है। अगर आपने डांस की वीडियो देखी तो अगला वीडियो डांस का ही आएगा, फिर से अगला वीडियो डांस का आएगा, फिर से वो एक खाने पकाने का वीडियो देगा, अगर आपने फटाक से हटा दिया फिर से वो डांस का वीडियो देगा, फिर से आपको फुटबॉल का वीडियो देगा। अगर आपने फुटबॉल का देखा तो अगली बार से एल्गोरिथम ऐसे काम करता है कि आपको डांस पसंद है, फुटबॉल पसंद है, तो फिर से 2 तरीके के वीडियो आएंगे, डांस वाले और फुटबॉल वाले। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है, डेटा साइंस का कमाल है, जो एक एल्गोरिथम आपकी जो हरकतें, जो आदतें, जो आपकी हैबिट्स है, ये गूगल को पता है, क्योंकि वो रीड कर रहा है हर रोज इस चीज को। आप चाहे किसी से भी झूठ बोल लें, लेकिन गूगल के पास आपका सारा का सारा डेटा है। वो जानता है कि आप अकेले में सबके सामने क्या करते हो, कब क्या करते हो। दिस इज हैबिचुअल एनालिसिस ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंसान की हैबिट को रीड करना और उसके बाद अंदाज लगाना कि वो क्या करने वाला है और क्या कर रहा है। मोबाइल एडिक्शन अपने बच्चों को मत दीजिए प्लीज, थोड़ा सा वक्त निकालिए, क्योंकि आज अगर आप इनको वक्त देंगे तो कल ये लोग आपको वक्त देंगे। अगर आपने इनको आज वक्त नहीं दिया तो कल ये आपके हाथ में मोबाइल देंगे या तो टीवी का रिमोट थमा देंगे, उम्मीद करेंगे कि उन्होंने उनका फर्ज पूरा कर दिया। उस समय बुरा मत लगने लगे। गलत चीजों को बढ़ावा देते हैं हम लोग। हमारा बच्चा बचपन में छोटा होता है ना, वो हमको गालियां देता है, वो बोलता है थाले, बोलता है वो थाले, ये थाले ऐसा नहीं कर। अपने को बड़ा अच्छा लगता है, मेरा बच्चा तो साले बोल रहा है। अब दूसरा मेहमान आया, उसको भी बोलते बेटा गाली दे के बताओ इनको। अपने को बड़ा मीठा लगता है उसकी जबान से, यानी मीठी मीठी गालियां देता है। फिर वो बोलते हैं थाले, फिर सब लोग रिश्तेदार देख के खुश होते हैं बच्चा गालियां दे रहा है। जैसे इमेजिन करो आपने बचपन में उसको कौन सी चीज सिखाई, गाली देना। वो आपको सर पे मारता रहता है, मारता रहता है, मारता है, खुश होते बोलते जा मम्मी को भी मारोगे। क्या सिखा रहे हैं आप उसको? मारना। गार्जियंस को, माँ बाप को, जबकि आपको मालूम है कि उसकी एज में वो जो चीज आप डाल रहे हो ना, वो जिंदगी भर उसकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगी चीजें। तो कल जब वो बच्चा बड़ा हो गया, 14-18 साल 20 साल का हो जाता है, चौक पे खड़े रह के तबीयत से, तरीके से गालियां देता है, तो आपको बुरा लगता है। लेकिन ये आपने शुरू किया है, आपने। गलत चीजों को बढ़ावा मत दीजिए। ये तीसरी चीज है, गालियां, मारपीट। अगर आपका बच्चा आज कलमा पढ़ता है, मैं माशाल्लाह एक बच्चे को सुन रहा था अभी, ये वाला बच्चा ब्लैक शर्ट का, माशाल्लाह उसकी आवाज, उसका प्रेजेंट करने का तरीका, उसका रिमाइंडर, उसको जो चीज सिखाई गई उसने याद किया। उसको गाना भी सिखा सकते थे, गाना भी बहुत अच्छे से गाता था, लेकिन उसको ट्रेन किया गया वैसा, तो आज उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। अब जो उनको आज सिखाएंगे ना, वो ये कल जाके रियल लाइफ में करेंगे। माशाल्लाह वो साहब की आवाज़, कारी साहब की मैंने सुना, मैं तो स्तब्ध हो गया। मेरे को थोड़ी देर के लिए महसूस ही नहीं हुआ मैं काम करूं। टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने इस्तेमाल सही जगहों पे नहीं करते, गलत जगहों पे हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसलिए आज हमारी कम्युनिटी उन हालात को फेस कर रही है जिनको देख के हमको अफसोस होता है। एक चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
हमारे पास एजुकेशनल बजट नाम की कोई चीज ही नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास एजुकेशनल बजट नाम की कोई चीज नहीं है। आपका बजट कहां कहां लगता है मैं आपको बताता हूं। हमारे पास शादियों का बजट है। बेटी की शादी होती है, बेटी की शादी हो तो हमारे प्री डिसाइडेड बजट होता है 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 15 लाख, गरीब से गरीब होगा तो 5 लाख, और भी गरीब होगा तो 2 लाख। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? 2 लाख से नीचे कोई शादी होती है? होती है इससे नीचे? नहीं ना। जो बेटी की शादी पे आप 2 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, कभी सोचिएगा कि आपने उसकी एजुकेशन के ऊपर कितना खर्चा किया, जो उसकी एक्चुअल में जिंदगी गुजारने के लिए सबसे जरूरी चीज थी। कुछ नहीं। आपको लगता है आपने 20,000 रुपए फीस दे दी ना उसकी ग्रेजुएशन की, तो आपको लगता है बहुत बड़ा तीर मार लिया आपने। 20,000 आप वो बच्ची की एजुकेशन पे खर्चा करना नहीं चाहते और 2 लाख उसकी शादी पे खर्चा कर रहे हो, जिसमें लोग बाहर से आके खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद जाके बोलेंगे कि उसके बेटी की शादी में जो बिरयानी बनी थी उसमें नमक कम था, गोश्त तो था ही नहीं यार। उन लोगों को खाना खिला रहे आप। आपने गलत चीजों को चुन लिया ना, तो इसलिए गलत चीजें होगी ना आपके साथ। हमारी सोसाइटी आज पिछड़ गई है ना एजुकेशन से। ये एक दिन का कमाल नहीं है, पिछले 100 सालों से 150 सालों से जो बड़े सीनियर लोग थे घरों के, जिन्होंने लड़कियों का एजुकेशन जाना बंद करवा दिया, क्योंकि हमको लगता था कि लड़की अगर जाएगी तो बेपर्दगी के एनवायरनमेंट में चल जाएगी। वहां जाएगी तो कॉलेज में जाके दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व जाएगा, वहां जाएगी तो उसका माहौल बिगड़ जाएगा। 100 सालों से हम लोग ये चीज करते आ रहे हैं और आज हमने बदले में क्या दिया उसको? हमारे घर की जो माएँ बहनें हैं ना, वो इलिटरेट है, अनएजुकेटेड है, जिसकी वजह से एक हदीस है या कॉल है कि अगर आप एक लड़के को पढ़ाते हो ना तो आप सिर्फ उसको पढ़ाते हो, एक लड़के को। लेकिन अगर आप किसी एक लड़की को पढ़ाते हो ना तो आप पूरे खानदान को पढ़ाते हो। और हमने क्या किया? लड़कियों की एजुकेशन को सेकेंडरी कर दिया। लड़का है तो ज्यादा खर्चा, लड़की है तो कम खर्चा। ये बंद कर दो। ये मत सोचो कि पराया जाने डॉक्टर बन गई तो जाके तो उसके ससुर के घर पे पैसा कमाएगी। गलत बात है। डिप्लोमेटिक बिहेवियर मत करो। बच्चे दोनों भी आपकी है, उसकी एजुकेशन पे भी खर्चा करो प्रॉपर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट करेगी एजुकेशनल वाइज किसी भी चीज में। जैसे कि जनाब यहाँ पे कह रहे थे अभी कि हम एजुकेशन में बहुत पिछड़े हुए हैं। सही बात है, एजुकेशन ही नहीं है। वो बच्चे की मम्मी को खुद का नाम भी लिखना नहीं आता, बच्चे का नाम भी लिखना नहीं आता, इसलिए तो लोग फ्रॉड करके चले जाते हैं आपके साथ। तो कहने का मकसद है कि एजुकेशन का बजट बनाइए। क्या कह रहा हूं? एजुकेशन का बजट बनाइए। लड़कियों की एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। बड़ी माफी चाहूंगा मैं माजरत के साथ एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पर कि हम लड़कियों को ना शुरू से, बचपन से, जब से वो थोड़ी सी समझदार हो जाती है, जब से पर्दा करवाते हैं उनसे 15-18 साल, 20 साल, 30 साल तक पर्दा, 25 साल तक पर्दा करवाते हैं। फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर प्रेग्नेंट होती है, फिर उसको चेकअप के लिए जाना पड़ता है। फिर जब वो जहाँ जाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, यहाँ पे टागा जैसे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाती है, वहाँ पे आपकी लड़की को चेकअप करवाना पड़ता है गायनेकोलॉजिस्ट के पास, जो कि मेल है, मर्द है। आपकी हया कहाँ जाती है उस वक्त? आपने अपनी बच्ची को उसके चेहरे पे किसी की निगाह नहीं डालने दी और आपकी बेटी को मजबूरी में एक गैर मर्द के पास जाके चेकअप करवाना पड़ता है, इलाज करवाना पड़ता है। हमारे लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है। मैं गलत बोल रहा हूँ? घर में जाके देख लो, फीमेल डॉक्टर से या मेल, आप जाके वहाँ पे झगड़ा करके देखो कि मेरी बेटी को या मेरी बहू को या मेरी जो घरवाली है, वाइफ है, उसको सिर्फ लेडीज डॉक्टर चेक करेगी। शर्त लगा के देख लो। अगर ऐसा बोलेगा ना कि चेक करेगी, तब आके बात करना। आपकी कंडीशंस पे काम नहीं होता वहाँ पे। तो हमने क्या किया पता है? हमने हमारी बच्चियों को पढ़ाया नहीं ना, हमने सोसाइटी को गायनेकोलॉजिस्ट दिए नहीं ना, ऐसी औरतें नहीं बनाई ना, ऐसी बच्चियां नहीं बनाई ना हमने जो जाके डॉक्टर बने, गायनेकोलॉजिस्ट बने, लड़कियों को इलाज कर सके। हमने नहीं बनाए।
अगर आपको लगता है अच्छा इसमें अभी दूसरा थॉट ये आता है कि यार वो तो डॉक्टर है, मर्द हुआ तो क्या हुआ, गैर हुआ तो क्या हुआ, सर आप तो मर्द और गैर निकाल रहे डॉक्टर के बीच में, चलो मान लेता हूँ। जब आप अगर इतने मैच्योर ख्याल के है ना कि आप डॉक्टर को डॉक्टर समझ रहे हैं, मर्द को मर्द नहीं समझ रहे हैं उस वक्त, तो फिर आप अपनी लड़की को यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाने दे सकते हैं? वहां पे डुअल स्टैंडर्ड क्यों, दोगलापन क्यों? वो भी तो टीचर है, वो भी तो गैर है, इट्स ओके। दोगलाबंदी नहीं होना चाहिए, इससे नुकसान, आंखें बंद करने से ना चीजें नहीं बदल जाएगी, ये सच है। हम अच्छा कितने लोगों को ऐसे लगता है यहाँ पे कि पैसे बहुत बड़ा इशू है एजुकेशन में, पैसे, फाइनेंस, पैसा बहुत बड़ा इशू है। हाथों पर उठाइए, मेरे को बताइए कि हम गरीब है इसलिए हम पढ़ नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, है कोई ऐसा? देखिए मैं ना फैमिली से जमींदार हूँ, हम लोग खेत वाले लोग हैं, खेती में किसान फैमिली से हूँ मैं। छोटे से गांव में हम लोग रहते थे। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ उर्दू मीडियम टिल स्टैंडर्ड 12। नाउ आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आफ्टर दैट। नाउ आई एम डूइंग सेशंस ऑल ओवर इंडिया। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं समझ में आएगी और ज़रूरी भी नहीं है, सो चलता है। बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं उर्दू मीडियम का स्टूडेंट हूँ। 12वीं तक मैंने उर्दू मीडियम से पढ़ाई की। मेरी मम्मी और मेरे पापा जो है वो, पापा किसान हैं, व्यापारी बन गए बाद में। मम्मी ने सिलाई करके हम लोगों को बड़ा किया, बहुत स्ट्रगल किया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जब मैंने पढ़ाई को कंटिन्यू किया और मैं आगे बढ़ता रहा, मेरे एक बहन है छोटी और 2 छोटे भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मेरी छोटी बहन जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट है, उसके जो हस्बैंड है वो डर्मेटोलॉजिस्ट है। मेरा जो छोटा भाई है वो फोटो जर्नलिस्ट है, जो मेरे पीछे खड़ा है, शाहरुख खान। और मेरा एक भाई इंटीरियर डिज़ाइनर है और पोस्ट ग्रेजुएट है और महाराष्ट्र में नहीं, इंडिया के लेवल पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और जब हमने एजुकेशन हासिल की, पैसा कमाया ना, तब हमने सोसाइटी के अंदर बहुत सारा चेंज लेके आया। और मैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये सेशंस करता हूँ, करियर काउंसलिंग के, एजुकेशन के। भाई मुश्किल ना हमारे लिए भी बहुत था, बहुत मुश्किल होता था, हालत खराब हमारे भी घर के में। लेकिन हमारे मॉम डैड ने ना एक चीज सिखाई हमें, एजुकेशन में कभी कंप्रोमाइज नहीं किया उन्होंने। एक बात मैं आपको बताता हूं, हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। आज अगर मैं एक जगह पे 100 रुपए 500 रुपए महीने की किस्त पे अगर प्लॉट लेना हो तो ये प्लॉट की कीमत 10 साल के बाद इतनी हो जाएगी और वो प्लॉट मेरे को इतना रिटर्न देगा। फाइनेंशियल प्लानिंग है, करते हैं ना, सब लोग करते हैं ना, ये फाइनेंशियल प्लानिंग है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग फैमिली प्लानिंग भी करते हैं, जितने लड़के होंगे इतने लड़के होंगे, उसके बाद नहीं करना। फैमिली प्लानिंग की भी जानकारी है हमको। तीसरी बात पॉलिटिकल प्लानिंग, जिसका एक्चुअल में हमके लाइफ पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम करते जरूर है। हर रोज चाय की दुकान पे जाके 2-2 घंटे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में कौन चुनेगा, पंजाब के इलेक्शन में कौन चुनेगा, महाराष्ट्र के इलेक्शन में किसकी सरकार बनेगी, जिसका एक्चुअल में आप के होने ना होने से, बात करने से फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है आपके बात करने से पंजाब का इलेक्शन बदल जाएगा, उत्तर प्रदेश का बदल जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने से बदल जाएगा, योगी का कार्टून भेजने से बदल जाएगा? आपके करने से कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी आप जो गैर जरूरी काम है उसको हर रोज करते हैं। कभी आपने अपने बच्चे के करियर को लेकर प्लान किया, जो उसके लिए जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। करियर प्लानिंग करके एक चीज होती है जो आपने कभी नहीं किया। मैं काउंसलर हूँ, करियर प्लानर हूँ। बहुत सारे लोगों को टर्म भी पहली बार सुनने में आई होगी, कि आपने सुना भी पहली बार होगा कि ऐसा भी कुछ होता है, करियर को भी प्लान किया जाता है। हाँ होता है। मैं बहुत सारी बार जनाब ऐसे लोगों से मिला हूँ जो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद मेरे से मिलते हैं और बोलते हैं कि समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या करना है। यानी अपनी जिंदगी के 25 साल एजुकेशन में दे दिए, और वो भी ऐसी एजुकेशन जिसका मकसद ही नहीं पता, उसको करना क्या था पता ही नहीं, दोस्त ने कर लिया। हमारी सोसाइटी में करियर प्लानिंग नाम की कोई चीज नहीं है। करियर प्लान कैसे होते हैं हमारे यहाँ पे पता है? जब बच्चा 10वीं में जाता है ना, और हमारे
मॉम डैड पापा मम्मी शादी में जाते हैं ना, और फिर वहाँ पे कोई टीचर रहता है या कोई ऐसा इंसान जिसने कोई जॉब पे, गवर्नमेंट जॉब पे, रेलवे में डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, जब उससे बात करते हैं ना तो बोलते हैं इधर अच्छा अच्छा मामा से भी बात कर, ये देखो 10वीं में साल इसको समझाओ कुछ, होता है ऐसा, ये करते हैं ना। हाँ, जो स्टूडेंट है उनको पता है अच्छे से आपके मॉम डैड क्या करवाते हैं आपके साथ, ये करवाते हैं ना। हाँ, या तो फिर आपका कोई फूफा, मौसा, खालू ऐसा होगा जो एक अच्छी पोजीशन पे है, तो आपको वो अपने हिसाब से एक सलाह देता है, उसका अलग स्वाग रहता है। अगर वो खुद टीचर है ना तो आपको बोलेगा डीएड कर लो, उसको पता नहीं कि वो डीएड किया, वो उसका टैलेंट था, ये बच्चा अलग है। कोई डॉक्टर है तो आपको बोलेगा डॉक्टर कर लो। और कुछ कुछ लोग हॉट ट्रेंड बताते हैं कि फार्मेसी ट्रेंडिंग है, बायोटेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग है, उनको भी नहीं पता रहता क्या है, बट आपको बोल देते हैं। और मेरे भाई, आप सब लोग वो गलती करते हैं, आप लोग उनकी बातों में आके अपना करियर प्लान करते हैं जिनसे आपका एक्चुअल में टेक्निकली कोई रिलेशनशिप नहीं है, मगर ये गलत तरीका है। करियर प्लानर्स होते हैं जो तरीके से हर चीज को प्लान करते हैं। आपके सर में दर्द होता है या पेट में दर्द होता है? हाँ जी, सर में दर्द होता है, कभी पेट दुख रहा होता है, तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं? फूफा के पास जाते हैं क्या? खालू के पास जाते हैं? मामा के पास जाते हैं? यानी जिसका जो प्रॉब्लम है उसके पास जाना चाहिए ना टेक्निकली। तो करियर में अगर प्रॉब्लम है तो करियर प्लानर के पास जाओ, आपका करियर प्लान करो। बेवकूफों जैसे किसी के भी पास जाके अपनी करियर को बर्बाद करने में कोई सेंस नहीं है। जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि पिछले 100 सालों से, 150 सालों से जो हमने अपने आप को पिछड़ाया है ना, एजुकेशन के नाम पे अपने आप को पीछे खींच लिया ना, हम लोग कंप्लेंट करते हैं सरकार से, लोगों से, सोसाइटी से, लेकिन हम टेक्निकली कुछ नहीं करते हैं। हमने नहीं बात की कभी कि हमको स्कूल बनाना है, हमने नहीं बात की कि हमको यूनिवर्सिटी बनाना है, हमने नहीं बात की कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए, हम नहीं बात करते हैं। और जब कोई थर्ड पर्सन हमारी बेटी को कॉलेज के अंदर नकाब पहनने से मना करता है तो हमको खून खौल जाता है। वो उनके रूल्स है, उनका कॉलेज है, वो अपने हिसाब से चलाएंगे। आपको भारतीय संविधान ने अधिकार दिया है कि आप अपने तरीकों से स्कूल बना सकते हो, अपने तरीकों से यूनिफॉर्म डिसाइड कर सकते हो, अपने तरीकों से करिकुलम एजुकेशन का डिसाइड कर सकते हो। आप नहीं करते हो, जबकि कर सकते हैं। लाखों करोड़ों रुपया बहुत सारी चीजों पे खर्चा होता है, मैं कुछ टॉपिक्स पे बात नहीं करना चाहूंगा यहाँ पे, मगर खर्चा होता है। 2 दिन, 1 हफ्ता तक चमक दमक के बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। लेकिन आपने कभी सोचा कि एक इंस्टीट्यूशन बनाया जा सकता था, उसका 10%, 20% साइड में निकाल के? आपके पास वकील नहीं है, आपके कईयों सैकड़ों बच्चे पुलिस स्टेशन में वो लोग सजा काट रहे हैं जिनका कोई गुनाह नहीं है, और 20-20 साल बाद बरी होते हैं क्योंकि उनके लिए कोई वकील नहीं था, इसलिए उनको कोई छुड़ाने वाला नहीं था। सरकारी वकील हमने किए क्योंकि हमको तो फिक्र ही नहीं, हमको तो पता ही नहीं कौन है। लेकिन हमने वकील बनाए नहीं, हमने वकील बनाए नहीं, हमने डॉक्टर्स बनाए नहीं, हमने सीए नहीं बनाया, हमने कलेक्टर नहीं बनाया। फिर मोमिनपुर हमें अतिक्रमण आ जाएगा तो तुम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ लड़ने के लिए कोई नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं अतिक्रमण करो, जो गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से काम करेगी, आप भी अपने हिसाब से काम कीजिए। लेकिन एजुकेशन सिस्टम नाम की कोई भी चीज हमारे पास नहीं है। बड़ी माफी के साथ कहना चाहता हूं, जो भी सीनियर बुजुर्ग लोग बड़े हैं मेरे यहाँ से, उनको इस चीज पे सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज जुल्फिकार सर और ये जो फाउंडेशन उन्होंने सोचा है बहुत अच्छी बात है। आपने जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, वो माशाल्लाह वो स्पेक्ट वाले, चश्मे वाले जनाब पीछे बैठे हैं, आप सफ़ेद शर्ट वाले यहाँ बैठे हैं, ये पठानी वाले जनाब यहाँ बैठे हैं। हर इंसान की ना एक क्वालिटी है, एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। हर इंसान का अपना एक इम्पोर्टेंस है। ये मत सोचो कि आपके करने से कुछ नहीं होगा। एक ब्लेड होता है ना, ब्लेड जिससे दाढ़ी काटते हैं, पता है? हाँ बोलो यार, ब्लेड होता है ना,
बहुत शार्प होता है, बहुत तेज होता है, छोटा सा होता है, धक्का लगने से कुछ भी चीज को काट सकता है, आपके बाल को शार्प तरीके से निकाल सकता है, लेकिन वो ब्लेड से आप पेड़ काट सकते हो क्या? नहीं। एक कुल्हाड़ी होती है, बहुत मजबूत होती है, ताकतवर होती है, एक बड़े से बड़े पेड़ को काट के ना नीचे गिरा सकती है, लेकिन वो आपका बाल काट सकती है क्या? आप कौन हैं, क्या है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान की अपनी एक क्वालिटी है, अपनी एक इंपॉर्टेंस है। तो अपने आप को हमेशा सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, देश के लिए आगे लेके जाइए, बढ़िए आगे। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ या आप हम लोग बैठे रहते, कभी रास्ते पे अचानक से कोई गाड़ी आई और दो गाड़ी की टक्कर हो गई और एक गाड़ी पे एक औरत और एक बच्चा बैठा है और एक गाड़ी पे एक आदमी बैठा है, दोनों की टक्कर हो गई, दोनों नीचे गिर गए। एग्जाम्पल को गौर से सुनिएगा जरा। हम लोग बैठे हैं चौक पे, दो गाड़ियां सामने से आती है, एक गाड़ी पे बच्चा और एक लेडीज बैठी है, वो भी गिर जाती है बेचारी, और एक जो आदमी बैठा है वो भी गिर जाता है बेचारा। तो अब मेरा एक सवाल है कि जब आप वहां बैठे हैं तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? वेरी गुड। बच्चों ने बोला मदद करेंगे, बड़े लोग मदद नहीं करेंगे क्या? करेंगे ना। जब आप मदद करने के लिए दौड़ेंगे, यानी आप जब देखा आपने कि वो गिर गया और आप दौड़ गए उसकी मदद के लिए, उस वक्त क्या आपके दिमाग में सवाल आता है कि वो जो लेडीज गिरी है वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है? वो बच्चा जो गिरा है वो किस कम्युनिटी का बच्चा है? आप बेसाख्ता उठते हैं, दौड़ते हैं, उसकी मदद करते हैं, उठाते हैं, साइड में लेके जाते हैं, पानी पिलाते हैं, बगैर ये पूछे कि आपका नाम क्या है, आपकी सोसाइटी क्या है, आपका कल्चर क्या है, आपका समाज क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एहसास जो हमको मिलता है ना, वो आदम अस्सलाम से मिलता है कि हम एक ही बाप के बच्चे हैं। वो एहसास आपको याद दिला देता है, इसलिए आप तड़प के जाते हो वहां। तो कभी भी किसी की मदद करने के लिए ना उसका नाम मत पूछना, मदद कर देना, इंशाअल्लाह वो चीज लौट के आपके पास वापस आएगी मदद के रूप में। अल्लाह ताला ने ना जब कुरान नाज़िल किया तो सबसे पहला वर्ड था इकरा। उसका मतलब है एजुकेट, पढ़ो। वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस लिखी हुई है, तालीम हासिल करना हर मुसलमान पर वाजिब है। एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी अहादीस आई, लेकिन हम लोग एजुकेशन को समझ नहीं पाए। समझते हम एजुकेशन को, अगर समझ रहे होते ना तो आज हमारे साथ वो नहीं होता। हमको डर नहीं होता हमारे घर में रहने के लिए कि आने वाला कल हमारे लिए क्या होगा। आपको आपकी कंट्री में जो संविधान है वो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, आपको वो कहने की ताकत देता है जो आप कहना चाहते हैं। फ्रीडम ऑफ फॉलोइंग रिलीजन देता है, आपको उस मजहब को फॉलो करने की ताकत देता है जो आप करना चाहते हैं। आपको वो पहनने की ताकत देता है जो आप पहनना चाहते हैं, वो खाने की इजाजत देता है जो आप खाना चाहते हैं। ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखे हुए सेगमेंट है, लेकिन मुझे नहीं पता कितने लोगों ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िए। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैं करियर काउंसलर हूँ। अगर आप चाहें तो आप मेरा नंबर लिख सकते हैं। आपको जब भी एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी तरीके की मदद की ज़रूरत हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर मैं कॉल नहीं रिसीव करवाया तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं हो सकता है थोड़ी देर बाद रिप्लाई आपको दे दूँ। मेरा नंबर है 877 99 77 695। नंबर रिपीट कर देता हूँ, चेक कर लीजिए। 877 99 77 695। ये मेरा नंबर है, आप सेव कर लीजिए। जिंदगी में कभी भी या किसी को भी मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। मैं समझ सकता हूँ कि आज के जो हालात हैं, इसके बाद मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं समझ सकता हूँ कि आज के जो हमारे हालात है ना वो नासाज़गार है।
हमारे कंट्रोल में नहीं है, कुछ चीज़ें हमारे फेवर में नहीं है। लेकिन ऐसा इतिहास में बहुत बार हुआ है। हमारा इतिहास ऐसी चीज़ों से भरा पड़ा है कि इस्लाम को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप लोग भी मेरे से बेहतर इस चीज़ को जानते हैं कि अपोजिशन हमेशा ताकतवर रहा है। मगर खैर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 1400 सालों से हम लोग दिन ब दिन बढ़ ही रहे हैं। तो मैं अपनी बात को इस चीज़ से ख़त्म करना चाहूँगा कि एक अम्बेडकर सर का मैं कोट यहाँ पे करना चाहूँगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। उनका एक कोट है जो बड़ा फेमस कोट है, शायद आपने भी सुना होगा, एजुकेट पढ़ो, एजिटेट जमा हो जाओ, एंड फाइट और लड़ो अपने हक के लिए। हमेशा याद रखिएगा, एजुकेट पढ़ो, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो आपको सही गलत की समझ आती है, एक दूसरे से मोहब्बत पैदा होती है। एजिटेट जमा हो जाओ, एंड फाइट लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। अगर आज आप ये बच्चे जो है ना, ये बच्चे मासूम बच्चे, इनके बारे में थोड़ा सा भी अगर आपके दिल में मोहब्बत है, हमारे कम्युनिटी के बच्चे ये बच्चियां, अगर आप चाहते हैं कि कल जाके कोई भी इंसान इनका हिजाब उतारने पे इनको मजबूर ना करे ना, तो आप लोगों को आज खुद पे वादा करना पड़ेगा कि मैं बदलाव लेके आऊंगा। आप चाहे आप कोई भी हो, मैं नहीं जानती, बोलो इंशाल्लाह। और अल्लाह का एक कॉल है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि डरो मत, मत घबराओ, डरो मत, मत घबराओ, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान वाले। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब लोगों को अमल करने की तौफीक दे। बस मैं हूं आपका दोस्त आमिर खान, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए दुआ की गुजारिश, और आप लोगों को जब भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े मैं इंशाल्लाह हमेशा आपके साथ हूँ। और जुल्फ़िकार सर और ऑल डिग्निटीज़ जो यहाँ पे है, रिस्पेक्टेड सर, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया जो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़, जय हिंद।